अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो जो क्लास 7 के स्टूडेंट्स, क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये बात याद होगी कि लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उस चैप्टर का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और चैप्टर की जो है एक समरी भी प्रिपेयर कर ली होगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उस चैप्टर में पढ़े उनको आपने जहाँ कलेक्ट कर लिया होगा। इसके अलावा जो चैप्टर के लास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ थी, क्वेश्चन आंसर्स थे, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ और डायग्राम टाइप एक्टिविटीज़ थी, उनको भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और अब हम मूव करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, द इन्वायरमेंट एंड द पॉल्यूटेंट्स। सही है, माहौल और आलूदगी। तो आज हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, जो है पॉल्यूटेंट्स। सही है, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम ये बात जानते हैं कि एक वो जगह, एक वो माहौल जहाँ पर जो जानदार रहते हैं, भले जो इंसान वहाँ पे रहते हैं, उन इंसानों का इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे एक ताल्लुक़ होता है। सही, एक इंसान के इर्द गिर्द जो है जो जानदार मौजूद हैं, जो गैर जानदार मौजूद हैं, उनसे ही जो है उस इंसान का ताल्लुक़ है और उनसे उसका एक माहौल, एक एनवायरनमेंट बनती है। तो हमारी जो एनवायरनमेंट है बेसिकली वो है क्या? हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें, भले वो जानदार हों या गैर जानदार हों। तो ये जो इन्वायरमेंट है, जो एक रिलेशन है एक जानदार का अपने इर्द गिर्द मौजूद लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? एक निज़ाम बना हुआ इकोसिस्टम का, इसमें तमाम जानदार आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद भी हो, कहीं ना कहीं दूसरे के लिए नुकसान भी दे भी हैं। ये जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये ख़ुद को कंट्रोल कर सकता है। यानी ऐसा कोई चेंज ना आए जो वहाँ मौजूद जानदारों के लिए नुकसानदेह हो। सही, इंसानों के लिए, दूसरे जानदारों के लिए। वो माहौल जो है वो उसके अंदर एक तवाज़ुन मौजूद है जो कुदरती तौर पर है। कुदरत ने वो तवाज़ुन रखा है कि वो किस तरह से वो जानदार हैं, हम ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन कुछ अरसे से हमारे पास कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या कुछ कुदरती चीज़ों की वजह से, नेचुरल फिनोमेना की वजह से आपके पास ये जो सिस्टम है, माहौल है आपके पास, ये अब जो है इसके अंदर डिसबैलेंस होना क्रिएट हो गया है। इस सिस्टम में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है वहाँ मौजूद जानदारों की एग्जिस्टेंस के लिए, वरना वो जानदार वहाँ नहीं रह सकते। सही, उस माहौल के अंदर। लेकिन अब जो है इस माहौल के अंदर जो है वो आके वो ख़राबी आना शुरू हो गई है। इसकी वजह जो है वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है जो समंदर दरिया में फेंक दिया जाता है, या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, या ऐसी बहुत सी और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। इसकी वजह से जो हमारा जो एनवायरनमेंट है या जो माहौल है, अब वो इस काबिल नहीं रहा जिसमें आके बाद एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजारी जा सके। तो यहाँ जो मौजूद जानदार हैं उनके लिए बहुत सारे मसले खड़े होना शुरू हो गए हैं कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से। एक एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो बिल्कुल ऐसी हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो वहाँ मौजूद जानदारों के लिए। सही, वहाँ जो एयर है वो फ्रेश हो, वहाँ का जो पानी है वो साफ़ हो, वहाँ जो और जो सॉलिड चीज़ें हैं, ज़मीन वगैरह है, उस लेवल के ऊपर भी जो है वो वहाँ किसी किस्म की कोई पॉल्यूशन मौजूद ना हो, कोई आलूदगी मौजूद ना हो, तभी हम उसको कहेंगे एक हेल्दी एनवायरनमेंट। अगर वहाँ ऐसा नहीं है तो उसको हम नहीं कह सकते हेल्दी एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसको क्रिएट होने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो वो नेचुरली हो या फिर वो किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही हो। तो नेचुरली पॉल्यूशन कैसे आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल, जंगलात में आग लग जाती है तो वहाँ जो धुआं निकल रहा है वो पॉल्यूशन का बाइस बनता है। आतिशबाज़ फट जाते हैं, वो जो धुआं निकल रहा है वो पॉल्यूशन का बाइस बनता है। पॉलन ग्रेन से ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ से वहाँ, वो केमिकल मटीरियल है उनके पास, तो वो पॉल्यूशन का बाइस बन रहा है। सही, तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं। सुनामी का आ जाना, सैलाब का आ जाना, या के बाद तूफ़ान का आ जाना, इनके ज़रिए भी बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो यहाँ, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आपके पास एक नेचुरल एक्टिविटी है जिसकी वजह से क्या फैल रही है? पॉल्यूशन फैल रही है। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियली नहीं कह सकते, या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आपके पास जो है वो बात करें, तो हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाला कचरा, धुआं, गाड़ियों का धुआं, सही है, या ऐसे बहुत सारे आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे वगैरह, इसमें बहुत सारी ऐसी हार्मफुल गैसेस हैं जो आपके पास बहुत नुकसानदेह हैं ह्यूमन बॉडी के, जैसे जानदारों के लिए। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन की वजह से जो है वो पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही है। तो ये पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, इस पॉल्यूशन को जो क्रिएट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं आपके पास पॉल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स। हमारा पहला टॉपिक है आज का। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? सही है, मटेरियल विच क्रिएट पॉल्यूशन।
और ये तीनों स्टेट के अंदर होंगे। ये मे बी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और ये गैस की स्टेट में भी हो सकते हैं। तो ये पॉल्यूटेंट्स जो है वो डिफरेंट स्टेट में होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर एयर में मौजूद हैं तो गैस फॉर्म में होंगे, पानी में लिक्विड स्टेट में होंगे, और कोई ज़मीन वगैरह पर है तो सॉलिड स्टेट में होंगे। सही है। तो पॉल्यूटेंट्स तो वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से गंदगी या आलूदगी फैलती है। इनको हमने डिवाइड किया है दो टाइप्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, वो ये होता है कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो हवा में आपके पास मौजूद होते हैं। सही है। ये डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स हैं जो हवा में मौजूद हैं, उनका ऐसे से ज़्यादा कोई नुकसान मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या आपके पास हाइड्रोकार्बन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो क्या हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हों, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैसेस हैं, हमारे पास एरोसोल्स हैं, या के पास ओजोन गैस है, या एसिड रेन है। ये क्या है आपके पास? ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बन रहे हैं, वो क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। और जो पहले से हवा में मौजूद हैं किसी वजह से, तो वो क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सही। अभी हम वन बाय वन उन सारे पॉल्यूटेंट को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है और इन्वायरमेंट के अंदर एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है कि अब इन्वायरमेंट जो है वो इतनी हेल्दी नहीं रही कि वहाँ पर जो जानदार हैं वो हेल्दी लाइफ गुजार सकें। सही है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं सारे पॉल्यूटेंट्स को कि वो कौन कौन से, उनका क्या उनका मुज़िर असरात है, उनका नुकसान है इंसानों की ज़िंदगी के ऊपर। तो पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉल्यूटेंट्स में, वो है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। सही, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपके पास जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं पहले। ये आपके पास एक बेरंग और बेबू गैस है, इसकी ना कोई स्मेल है, ना कोई इसका जो है वो कोई रंग है। सही। लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो तो ये कुछ गंदे अंडे या सड़े हुए अंडे की जो है इसकी जो है वो स्मेल होती है। सही है। ये बेसिकली फैक्ट्रीज़ के अंदर या आपके पास जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो तेल वगैरह जलाया जाता है उसके नतीजे में ये गैस जो है वो बनती है, और इसका काम ये चीज़ों को गला देती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है चीज़ों को गलाने का काम करती है, इसी से एसिड रेन बनती है। जब ये गैस हवा में मौजूद है और बारिश हो जाए तो पानी के साथ मिलकर ये गैस क्या बना लेती है? एसिड बना लेती है, वीक एसिड, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन होती है। सही। तो काम ये चीज़ों को गला देती है बहुत ज़्यादा। सही। इसके अलावा जो है ये अगर सांस के जरिए अंदर चली जाए जिस्म के अंदर, तो ये बहुत ही आपके पास मुश्किल पैदा करती है सांस लेने में। अगर जो कहीं सल्फर डाइऑक्साइड गैस मौजूद है तो वहाँ पे सांस लेने में बड़ी मुश्किल होगी और सांस नहीं ली जाती उस जगह पर। सही है। तो ये बात अपने याद रखनी कि ये गैस जो है एक जो है कोई रंग नहीं है, कोई जो है वो आपके पास स्मेल नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में हो तो ये अंडे की जो बदबू होती है, सड़े हुए अंडे की, उसके नतीजे जैसे इसकी स्मेल होती है। और ये बेसिकली जो हम काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन नतीजे में ये गैस बनती है। सही। और हवा में रिलीज़ कर दी जाती है एयर के अंदर, जो हर फैक्ट्री काम कर रही है। तो एयर के अंदर जब ये चली गई है तो आपके पास ये एसिड रेन का कॉज बन रही है, एसिड रेन हो जाती है इसकी वजह से, या के पास ये जगह सांस ले रहे हैं तो लंग्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। सही है। तो ये क्या है भाई? एसिड रेन का वाइज बन रही है और लंग्स के लिए जो है ये बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास ये गैस कैसे बनती है? ये गैस आपके पास बनती है इन गाड़ियों की वजह से, जो गाड़ियों में जो ईंधन जलता है उसकी वजह से ये गैस बनती है। और आपके पास अगर इंजन खुला छोड़ दिया जाए कुछ देर के लिए तो ये गैस बहुत ज़्यादा मिकदार में बनती है। सही। तो आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस है ये ज़्यादा नुकसानदेह है जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो ये गैस इनहेल जब करेंगे तो आपके पास सर चक्कर आना या सर में दर्द होना या थकन का एहसास होना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो लोग सफ़र करते हैं ऐसी गाड़ियों के अंदर, बसों वगैरह के अंदर, या बाहर ट्रैफिक में जो लोग जाते हैं, तो उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि उनके जो है वो थकन महसूस हो रही है, सांस नहीं ली जा रही, या आपके पास सर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा अगर बस में बैठ जाएँ। बाद लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है बस में बैठने की वजह से। उसका नतीजा यही होता है कि वो आपके पास गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड,
जिसकी वजह से डिफरेंट जो है मुश्किलात इंसानों को सामने आती हैं। सही। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट गैस है हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। सही। ये आपके पास कहाँ इस्तेमाल होती है? बेसिकली हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो, तो उनको बनाने के लिए नाइट्रोजन को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये गैस भी जो है वो एयर के अंदर जो है छोड़ दी जाती है इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए। और फिर नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है वो ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है। सही है। जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की बॉडी नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए भी क्या है, एज अ वेस्ट मटेरियल या एक जो है वो हार्मफुल केमिकल मटेरियल है इंसानी जिस्म के लिए। सही। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ये भी आपके पास लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और ये कहीं भी इन्फेक्शन जो है वो लंग्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं पॉल्यूशन के हिसाब से। नेक्स्ट है उसके बाद आपके पास अमोनिया यानी NH3। तो ये इस गैस का भी प्रॉब्लम यही है कि नाइट्रोजन इसके अंदर मौजूद है। जो फर्टिलाइजर्स जो बन रहे हैं या ऐसे केमिकल्स जो बन रहे हैं प्लांट्स या क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए, तो वहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है और अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस जो है आपके पास ये भी आपके पास एक कोई ऐसा कलर नहीं है, लेकिन इसकी जो है वो स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। चुभती हुई जो है स्मेल होती है अमोनिया की, जो अगर स्मेल कर ली जाए तो सर में या नाक में जो है चुभन सी हो जाती है, इस सर दर्द सा हो जाता है और बहुत आँखों में बहुत जलन सी होती है। अगर अमोनिया गैस वहाँ मौजूद है तो आप पहचान लें कि अमोनिया गैस वहाँ है। इसकी स्मेल भी बहुत अलग होती है और आँखों में जो है वो पानी आएगा या जलन होगी या सर में दर्द होगा। अमोनिया गैस जो है आपके पास ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी जो है वो फेवरेबल नहीं है। ये इंतहाई जो है वो नुकसानदेह है ह्यूमन बॉडी के लिए और दूसरे जानदारों के लिए भी। नेक्स्ट है उसके पास CFC जो है वो एक कंपाउंड गैस है जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही है। यानी ये मिक्सचर है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का, इसे कॉमनली CFC कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कहते हैं, तो ये मिक्सचर है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का। ये नॉर्मली एयर कंडीशंस के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर या जो हमारे एरोसोल स्प्रेज होते हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एरोसोल स्प्रे मतलब हमारे जो बॉडी स्प्रेज है या परफ्यूम्स वगैरह हैं, एरोसोल स्प्रे यानी ऐसे आपके पास पॉल्यूटेंट्स जिनका जो साइज़ है, भले वो लिक्विड और सॉलिड हो, जिनका साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। अगर किसी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है तो उसे एरोसोल कहा जाता है। तो हमारे जो परफ्यूम्स हैं या जो स्प्रे वगैरह होते हैं, जो गैसेस हैं वहाँ पर, लिक्विड जो है वहाँ पर, उनका जो पार्टिकल साइज़ है वो 1 नैनोमीटर छोटा होता है, तो उनको हम एरोसोल स्प्रे कहते हैं। सही है। तो ये भी आपके पास CFC कहाँ है, अमोनिया में, या आपके पास जो है वो CFC जो है वो एयर कंडीशंस के अंदर या रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इस तरह मौजूद है। और ये एक बहुत ज़्यादा आपके पास पॉल्यूटेंट है। इससे नुकसान ये है कि ये आपके पास ओजोन लेयर को जो है वो ख़राब करता है। CFC जो गैसेस हैं ये एनवायरनमेंट में जाकर ओजोन लेयर को जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं। और ओजोन लेयर का काम क्या है कि ये सन से निकलने वाली शुआओं को ज़मीन पे आने से रोकती हैं। तो अगर ओजोन नहीं होगी तो ज़मीन पे शुआएँ आ जाएंगी, इंसान को नुकसान पहुँचाएंगी। तो ये वो गैस ओजोन लेयर को ख़राब कर रही है। सही है। और लास्ट है हमारे पास यहाँ पर खुद ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है आपके पास वो एक कंपोनेंट है, 3 एटम ऑक्सीजन के जब मिलते हैं तो ओजोन गैस बनती है। सही है। ओजोन गैस है तो बड़ी यूज़फुल है क्योंकि ये आपके पास एक ब्लैंकेट है अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर के अंदर एक गैस है ओजोन, जो आसमान नीला है तो उसकी वजह से नीला होता है ओजोन की वजह से। लेकिन अगर ये गैस ज़मीन के ऊपर मौजूद है, ये इंतहाई नुकसानदेह है। ओजोन गैस जो होती है अगर ज़मीन में लेवल के ऊपर मौजूद है तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप की जो है वो नुकसान जो है वो इंसानों को पहुँचाएगी। तो ये हमने बात करी कुछ पॉल्यूटेंट्स की, इसमें शामिल है सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अमोनिया, CFC है आपके पास। ये लास्ट कौन सा देखा हमने अभी, ओजोन गैस, जो पॉल्यूटेंट है जिनकी वजह से पॉल्यूशन फैलती है एनवायरनमेंट के अंदर। मोस्टली हमने अभी एयर की बात करी, एयर पॉल्यूशन की, क्योंकि ये सारी गैसेस हैं तो नॉर्मली ये एयर पॉल्यूशन ही कॉज करेंगी, एसिड रेन कॉज कर देंगे पानी से जब मिलेंगी तो ये कुछ वो ज़राए हैं, कुछ वो पॉल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही है। इसके अलावा इन गैसेस के अलावा आपके पास जो पॉलन ग्रेन्स हैं या जो आपके पास एरोसोल स्प्रेज हैं वो भी एक बड़ी वजह है पॉल्यूशन की। सही। जब पॉलन ग्रेन्स होते हैं जब वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उनके पास जो डिफरेंट केमिकल मटेरियल है वो भी जो है वो पॉल्यूशन का कॉज बनता है। या हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स के स्प्रे किए जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स के स्प्रे किए जा रहे हैं आपके पास क्रॉप्स में, या डिफरेंट टाइप के रूम स्प्रे आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज जो हैं, तो वो आपके पास एरोसोल स्प्रे ही हैं जिनका साइज़, पार्टिकल साइज़ जो है वो
1 nm से छोटा है 1 nm से, तो वो भी आपके पास पॉल्यूटेंट्स की वजह बन रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हम ये अभी चेक करते हैं कितना % जो है वो कौन सी गैस मौजूद है, पॉल्यूटेंट मौजूद है एयर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए 56% जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है एयर में। तो ये जो पॉल्यूटेंट है तो सबसे ज़्यादा जो है वो 56% कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है या जो आपके पास नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सिर्फ 13% होते हैं। सही है। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन होंगे, डिफरेंट कंपाउंड जो है इनके हाइड्रोकार्बन के, वो 10% होते हैं। सही है। और जो एरोसोल की हम बात कर रहे हैं अभी स्प्रेस की, वो 8% होती हैं। सही। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेन वजह है पॉल्यूशन की। ये जो पॉल्यूटेंट है वो सबसे ज़्यादा मिकदार में होता है मौजूद, क्योंकि ये नॉर्मली कहाँ से बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन कंपाउंड से बन रही होगी। जो आपके पास फ्यूल्स हैं गाड़ियों के या इंडस्ट्री में जो जलाने का काम हो रहा है, वहाँ पे जो फ्यूल यूज़ किए जा रहे हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करते हैं। तो इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है जो है एज एन पॉल्यूटेंट बाकियों के मुकाबले में। सो आज हम यहीं तक रखते हैं। सही है। हमने डिस्कस किया पॉल्यूटेंट्स के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से, सेकेंडरी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के हवाले से, और उनका एक रीज़न जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उनका क्या नुकसान है इंसानों के ऊपर, तो वो हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सही है। आपने करना ये है कि इस चैप्टर को, टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है सही से, और इसको हम लोग क्लास में कंप्लीट कर लेना है। अब मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।